अमेरिका और ईरान के बीच और बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर सुर्खियों में है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच अलग अलग दावे सामने आए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अब दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 2 तेल टैंकर विस्फोट का शिकार हुए हैं। IRGC के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों तेल टैंकर समुद्र में बिछी माइंस से टकरा गए और इसके बाद उनमें आग लग गई। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इसे झूठा बताया। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ईरानी सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाते हुए लगातार 7वीं रात कार्रवाई की गई है। अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में सीरिक, बुशेहर, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और यज्द को निशाना बनाया गया है। यानी तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान की ओर से अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दी गई है। ईरानी सांसद अहमद बख्शाइश अर्दिस्तियानी ने कहा है कि यदि अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरीन में प्रवेश कर वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता यह तनाव किसी बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट आने वाले दिनों में वैश्विक संकट का केंद्र बन सकता है? और क्या दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रास्ते अभी भी खुले हुए हैं? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। विस्तार से पूरी खबर बताई है, लेकिन आने वाले समय में क्या संकेत मिल रहे हैं इस युद्ध को लेकर और आगे क्या स्थिति बन रही है? जिस तरीके से अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन तस्वीरों को आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आने वाला समय क्या संकेत देगा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहा है। पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ। माथुर सर, बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में आपका। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर अरविंद सिंह तेजावत जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत माथुर सर आपसे ही करूंगी। माथुर सर, लगातार इसी विषय पर आपके साथ चर्चा हो रही है। दिन पर दिन जो संकेत है, दिन पर दिन तस्वीरें बदल जा रही। अब जो तस्वीर आई है कि ईरान में धमाकों से हड़कंप हुआ है, ये भी दावा किया जा रहा है कि 2 टैंकरों में ब्लास्ट किया गया है। अब क्या ये तस्वीर आने वाले समय के लिए संकेत बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान अपनी जवाबदेही तय नहीं करता है तो हमारी तरफ से हमले लगातार जारी रहेंगे। ऐसे में सर अब क्या स्थिति है? माथुर सर। माथुर सर, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए। सॉरी। जय हिंद शिवांगी। देखिए, परिस्थिति बहुत विकट है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि दोनों में से कोई भी अपने किसी भी जो उनके डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उसमें लचीलापन लाने के लिए राजी नहीं है। देखिए, आज जो अमेरिका की रणनीति हमें नजर आ रही है वो बिल्कुल साफ है कि वो फायर पावर के माध्यम से ईरान को दबाना, क्योंकि ईरान को देखिए किसी को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। आप उनको हमले करके उनको घुटनों पर नहीं ला सकते, ये देख लिया गया है। 3 साल से गाजा पे लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा जो कि ईरान का 1/100वां हिस्सा भी के बराबर भी नहीं है, बावजूद उसके गाजा पूरी तरह से सरेंडर उन्होंने नहीं किया है। तो ये बात बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका की अब रणनीति ये है कि ईरान के ऊपर फायर पावर से, एयर असॉल्ट से, इससे मिसाइल से इनसे दबाव बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनके जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, उनके ऊपर लगातार प्रहार करके उनकी युद्धक क्षमता को कम किया जाए। देखिए, ये एट्रिशन वॉरफेयर का एक टिपिकल एग्जाम्पल है, वॉर बाय एट्रिशन। और उसमें यही है कि आप इतना ज्यादा उसके ऊपर नुकसान पहुंचाएं कि उसकी लड़ने की क्षमता में कमी आए, मैन, मटेरियल और मोरल तीनों में। तो तीसरी चीज है वो उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो केंद्र हैं उन पर हमले कर रहे हैं। चाबहार पर हमला उसी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि वो
ना केवल उन्होंने पहली बात तो नाकाबंदी कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और जो पोर्ट ईरान के हॉर्मुज से बाहर हैं उन पर अब उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल क्लियर अमेरिका की चीज स्ट्रेटेजी है। देखिए बार बार ये मैं बात कह रहा हूं शिवांगी कि ईरान ने बहुत बेहतर मौका गंवा दिया। अब जो है वो परिस्थिति बिगड़ती जाएगी, और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अंदेशा नजर आ रहा है कि अगर वहां खाड़ी में उनके हाथ से बाजी पूरी तरह से निकलती हुई नजर आई तो वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि बाबल मंदेब को भी बाधित किया जाए, ताकि अमेरिका के ऊपर और बाकी यूरोपीय देशों के ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाया जा सके कि वो बातचीत की मेज पर आए। इवेंचुअली ये बात आप मान लीजिए कि इसका अगर कोई समाधान निकलना है तो वो समाधान कूटनीति और बातचीत के जरिए ही निकलेगा। कितना भी बल प्रयोग आप कर लें, मुझे लगता नहीं है कि इतने बल प्रयोग से वहां पर असर होने वाला है। एकमात्र चीज जिसके ऊपर अमेरिका शायद अब उम्मीद करने की कोशिश करे कि इतना उनके ऊपर आर्थिक दबाव डाला जाए कि उनकी आंतरिक सिचुएशन जिसके ऊपर वो पहले उम्मीद कर रहे थे जनवरी का प्रदर्शन देखने के बाद, वहां शायद अगर कोई बात हो तो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन उसके ऊपर भी आईआरजीसी ने पूरी तरह से बल प्रयोग से कंट्रोल करा हुआ है ईरान की पूरी जो आवाम है उसके ऊपर। तो मेरा यह मानना है कि ये जो चीज है और बढ़ेगी। 8 देश ऑलरेडी पूरी तरह से इसमें शामिल हैं, जॉर्डन के लिए पूरे गल्फ के देश। एक चीज नोटिस करने वाली बात है शिवांगी, अभी भी ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ईरान अभी भी ये नहीं चाहता कि इजराइल भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो और इसको एक फुल फ्लेजेड आउटराइट वॉर में ये पूरा कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको इस बात का गुमान है कि इजराइल की जो एयर पावर है वो उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। वो नहीं चाहते कि इजराइल और अमेरिका दोनों इकट्ठे उनके ऊपर हमले करें और इसका आयाम बढ़े। ये मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपने सही भी बात की, ध्यान देने लायक है कि ईरान ने अभी तक इजराइल पर हमला नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ा संकेत है। अरविंद सर देखिए, अब जो बात सामने आई है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया और उन पर ब्लास्ट हुआ है। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट की लगातार शुरुआत से ही बात हो रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर असुरक्षित है तो इसका दुनिया की तेल सप्लाई, खासतौर पर भारत देश पर अगर नजर डालते हैं तो तेल सप्लाई पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट तुरंत खुल भी जाता है तो भारत में तेल की कीमतें तुरंत सस्ती हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये सस्ता तब होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में उस ऑयल का फ्लो होगा, और जब पूरे विश्व में तेल की कीमतें कम होगी तो भारत को उसका फायदा मिलेगा। सीधा सीधा नहीं होगा। इसका कारण है कि भारत जो तेल खरीदता है उसमें काफी डाइवर्जन है, तो इसके कारण भारत ने अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं वो ढूंढ लिए हैं। सबसे बड़ा जो हमें नुकसान हो रहा है वो है गैस के मामले में। उसके लिए हमें कोई इमीडिएट कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है या समस्या हो सकती है, जिसके अल्टरनेटिव्स हमने ढूंढे हैं, और उसको भी काम करने में मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने और लग जाएंगे। पर कुल मिला के भारत सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसके उपाय ढूंढने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि अभी तक तो जो भी स्थिति है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि ज्यादा खराब हो सकती है, वैसी हुई नहीं है। पर अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, जो सीधा सीधा दिख भी रहा है। महंगाई बढ़ेगी और उसका असर कहीं ना कहीं भारत की घरेलू राजनीति पर भी पड़ेगा। अनरेस्ट वगैरह क्रिएट होगा, महंगाई वगैरह ये सारे मुद्दे राजनीति में हावी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर भारत यहाँ कोई स्टैंड नहीं लेता तो मुझे लगता है कि इसका असर भारत पे पड़ना लाजमी है, और मुझे लगता है कि ये वक्त है कि जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ या तो संवाद स्थापित किया जाए या इसके हल के लिए कोशिश की जाए। हालांकि भारत ये खतरा लेगा, अभी इसमें संशय है, क्योंकि अभी तक तो भारत जिस नीति पे चल रहा है उसमें ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं। ठीक, बिल्कुल। माथुर सर, 7वीं रात में जो हमला किया गया, अगर सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्या संदेश है? माथुर सर, ये जो हमला है इसका सैन्य दृष्टि से क्या संदेश नजर आता है? मैं असल में बीच में देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी ये बताने का प्रयास कर रहा था कि इसका सैन्य विश्लेषण अगर किया जाए तो बिल्कुल क्लियर कट एक पिक्चर सामने आती है। ये जो 7 दिन की बात, पिछले 7 दिनों से पहले दिन से जब हमले होने शुरू हुए हैं, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड
और एक सोची समझी रणनीति के तहत वो लगातार बिल्कुल हमले किए जा रहे हैं। और वो हमले अभी अभी जो उनका उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से लगातार दबाव बनाए रहना। दूसरा, जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो बूट्स ऑन ग्राउंड की हम हमेशा बात करते रहते हैं, उस परिस्थिति से बचने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका इस बात को जानता है कि जो अगर अगर ग्राउंड इन्वेजन होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मैन पावर की आवश्यकता है। और दूसरा, ये जो इन्वेजन होंगे ये दूसरे किसी देश के इलाके से आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो इराक हो, यूएई हो, जो जिसका की बॉर्डर ईरान के साथ लगता है, या फिर आप कोई स्पेशल ऑपरेशंस कर सकते हैं। उनसे भी अमेरिका बचना चाह रहा है। इस वजह से वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से फायर पावर का प्रयोग करके, बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन फायर पावर का प्रयोग करके ईरान को दबाया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। आज देख लीजिए, ईरान 50-60% ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके ऊपर ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। शिवांगी, बहुत ज्यादा ईरान की परिस्थिति खराब है। उनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, क्योंकि 47-48 वर्षों से लगातार उनके ऊपर हजारों सैंक्शंस लगे हुए हैं। और उसके अलावा वो अपना तेल का व्यापार भी पहले पीछे करने में असमर्थ रहे थे। और जब से ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जहां तक प्रश्न है, जितना उसका असर बाकी देशों पर पड़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा असर उसको ईरान पर भी पड़ रहा है। ईरान का अपना जो तमाम व्यापार है वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मार्फत होता है, लगभग 90%। और इसी वजह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अब अमेरिका जो बाहर वाले उनके पोर्ट्स हैं वहां भी हमला कर रहा है। तो अमेरिका के हमलों का उद्देश्य बिल्कुल, सैन्य उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। उनके वॉर फाइटिंग मशीनरी को डिग्रेड करना, एक, उनके कम्युनिकेशंस और लॉजिस्टिक्स के नोड को बर्बाद करना, दो, जो उनके उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग में जो उनके सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना। इसी वजह से आप देखिए, कई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस पे अमेरिका के हमले हुए हैं, ताकि उस सप्लाई चेन को कुछ हद तक डिसरप्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उनके हमले के पैटर्न से बिल्कुल क्लियर कट उभर करके सामने आती हैं। एक कहावत, बात कही जाती है कि डू नॉट फाइट एन एनिमी हु हैज नथिंग टू लूज। आज ईरान ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि वो शायद नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में है, इसलिए वो मुझे लगता है कि दबाव में नहीं आएंगे। दबाव अगर आया ईरान के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव बनेगा। और दूसरा, उनके जो इनडायरेक्ट अदृश्य सपोर्टर्स हैं, रूस और चीन, उनके तरफ से अगर कोई दबाव आएगा, तभी मुझे लगता है कि कोई इसका ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जा सकता है। अन्यथा ये युद्ध और भीषण होगा। बहुत पूरा पश्चिम एशिया इसमें झुलस रहा है और इसके बाहर भी निकल सकता है। अगर इन्होंने बाबल मंदेब पर कुछ करने का प्रयास किया तो ये यूरोप का भी ताप झेलेंगे और बाकी और बहुत देश इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन मुझे बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमें अंदर खाने बातचीत चल रही है और अभी भी उम्मीद है, क्योंकि ये दोबारा इस बात को एक बार इजराइल के बारे में कहा था, दूसरा अमेरिका के इतने सारे युद्धपोत खाड़ी के आसपास इलाके में डिप्लॉयड हैं, वो तमाम युद्धपोत ईरान की किसी ना किसी छोटी बड़ी रेंज वाली मिसाइल की जद में है। बावजूद उसके शिवांगी, ईरान ने कुछ एक मिसाइल भी अमेरिका के डायरेक्ट युद्धपोतों पर फायर नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं ईरान का भी सोच ये है कि इसको इतना फ्लेयर न कर दिया जाए कि ये युद्ध हाथ से निकल जाए। तो लेकिन वो लगातार जवाबी हमला करता रहेगा, पलटवार करता रहेगा। लेकिन अमेरिका जो है, उन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि पूरा दबाव बनाया जाए ताकि ईरान उनकी शर्तों पर बातचीत के लिए बाध्य हो। आपने जिस तरीके से कहा है माथुर सर कि अभी भी संभावना है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हर दिन बदल रही हैं, हर 24 घंटे में बदल रही हैं, हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, उससे संभावना इस समय काफी नजर आ रही है कि शायद बातचीत अभी फिलहाल तो जो दृष्टि है वो संभव नहीं है। अरविंद सर, आपसे समझूंगी, अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव चल रहा है, अभी जिस तरीके से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो क्या ये एक सीधे युद्ध की चेतावनी में कूद रहे हैं दोनों देश? जी, अभी जो परिस्थितियां लग रही हैं वो तो लगातार खराब ही होती जा रही है। तो इससे अनुमान होता है कि
कोई भी चीज फुल फ्लैश लड़ाई में तब्दील हो सकती है। और बिल्कुल ये ठीक है कि अभी ईरान जो है वो इजराइल से सीधे सीधे किसी लड़ाई में कूदना नहीं चाहता है, और यही कारण है कि जो इजराइल के जो हमले हैं वो उस कदर नहीं है ईरान पर अगर ये सब कुछ होता है तो मुझे लगता है कि बड़ा युद्ध हो सकता है। पर अमेरिका पिछले जो कुछ महीनों से जिस नीति पर चल रहा है उसने वो एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी न करके वह बीच बीच में हमले करते रहेगा ताकि ईरान को थकाया जा सके और उसमें एक तरीके का आर्थिक संकट पैदा हो, और उसके बाद में अमेरिका चाहता है कि एक तरीके का बार्गेनिंग या वहां से शुरू हो और अपनी शर्तों पे उसे झुकाया जा सके। पर यह अमेरिका का यह निर्णय भी गलत हो सकता है और उसका अंदाज भी बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। शिवांगी जी बिल्कुल माथुर सर, लेकिन जिस तरीके से अरविंद सर भी कह रहे हैं कि अभी इजराइल सीधे तौर पर ईरान और इजराइल का संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर अभी आने वाले समय के लिए युद्ध के लिए तैयार है, या फिर कूटनीति की तरफ से अलग रास्ता तैयार करेगा अमेरिका? मैं शिवांगी, मैंने बताया आपको कि इवेंचुअली कूटनीति से ही इसका समाधान निकलेगा। एक हफ्ते में निकले, एक साल में निकले, 10 साल में निकले, जब भी निकलेगा कूटनीति से ही इसका समाधान होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। अब ये जो लगातार वार पलटवार हो रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि जब भी कूटनीति आप बातचीत के टेबल पर आए तो आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, इसीलिए वो लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये देखिए, ईरान को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके वो पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। अमेरिका को ये लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का होगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चीन का समर्थन है, चीन का मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आपको देने का प्रयास करता हूं। चीन का ईरान के साथ जो व्यापार है वो कुल 20-22 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। चीन का सऊदी अरब के साथ 110 बिलियन डॉलर है, चीन का यूएई के साथ 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। कहने का अर्थ यह है कि चीन का व्यापार बाकी पश्चिम एशियाई देश, जिसमें कि इजराइल भी शामिल है, उनके साथ लगभग 400 बिलियन डॉलर का व्यापार है। असर चीन के ऊपर भी जबरदस्त हो रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, क्योंकि उनका भी व्यापार इससे बाधित हो रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है वो ये है कि कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट जो व्यापार मार्ग है वो बहुत दिनों तक बंद रहे, लेकिन ईरान के पास कोई और चारा नहीं है। शिवांगी, ईरान का एकमात्र लीवर अगर उनके पास है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और उसको वेपनाइज करके उसका वो प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा आपको कि अमेरिका भी चाहता है कि कोई सूरत ऐसी निकले जिससे कि बातचीत के टेबल पर पहुंचा जा सके। दोनों नहीं चाहते कि ये इतना फ्लेयर अप हो कि ये एक बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए। हालांकि जिस प्रकार की आज परिस्थितियां नजर आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जो कैलकुलेटेड तरीके से दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं उनसे ये नजर आ रहा है साफ कि वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इसमें भीषणता आए और बहुत ज्यादा फ्लेयर अप ये पूरा का पूरा युद्ध हुए। एक चीज और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सऊदी अरब पर जैसे जब हूती ने हमला किया वो एक अलग डायमेंशन बन के नजर आ रहा है, और मुझे जो खबर है, अपुष्ट हैं खबरें, उनके हिसाब से पाकिस्तान ने भी चेतावनी जारी करी है कि अगर आप सऊदी पर हमला करेंगे तो हम लोग भी क्योंकि उनकी सेनाएं वहां पर मौजूद हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता जा रहा है। एक चीज इसमें और उन्होंने एक हूती के किसी स्पोक्स पर्सन ने कही है कि जब सऊदी अरब ने हूती पर हमला किया था तो उनमें जो जहाज आए थे उनमें से एक जहाज इजरायली भी था। ये उन्होंने क्लेम किया है। ये क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन इसका अर्थ ये जो निकल रहा है वो ये है कि इस युद्ध की परिस्थिति से त्रस्त होकर के कुछ पश्चिम एशियाई देशों ने शायद इस बात की तरफ झुकने का इशारा किया है कि अगर इवन इफ इट मींस इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड या जो भी है वो करें और इस चीज से बाहर निकलें, क्योंकि अनलाइक ऑल अदर कंट्रीज पश्चिम एशियाई जो देश हैं उनका पूरी की पूरी लगभग पूरी जो उनकी
उनकी इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड है, इस प्रकार के यहाँ से जो जो निर्यात होता है उसके ऊपर आधारित है। और जब अगर वो बंद रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन खाड़ी देशों को होगा, जिसमें कि शायद अब अगर हुती कुछ करें और लाल सागर का रास्ता बंद हो तो सऊदी अरब भी बहुत बुरी तरह फंसेगा। तो बिल्कुल, मेरा एक ये बार मानना चीन है और रूस की भूमिका पर भी अरविंद सर से समझेंगे। सर, इस युद्ध में चीन और रूस की क्या भूमिका नजर आ रही है, उन पर क्या असर है? मुझे लगता है कि चीन और रूस अभी दूर से देखकर वो ये देखेंगे कि परिस्थितियां कहां तक जाती है और उसका नुकसान कितना है, पर वो सीधे सीधे अमेरिका से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो चीन के तो अमेरिका से जो इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे दिख रहा है, व्यापारिक हित है। अमेरिका से बिल्कुल भी उलझना उसके लिए ठीक नहीं है। अगर उलझेगा तो ईरान के लिए एक तरीके से अपना नुकसान कर रहा होगा। तो चीन नहीं करेगा, उसके लिए सुविधाप्रद भी है, क्योंकि अगर ताइवान को लेकर वह कोई बहुत बड़ा प्लान करता है तो यहाँ अमेरिका काफी कमजोर हालत में नजर आएगा। और मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका चीन पे पलटवार करने की भी स्थिति में रहेगा। अभी चीन का जो जिस तरीके से उसने लोगों को सप्लाई करने का जो उसने तरीका निकाल रखा है, तो अमेरिका इस स्थिति में भी नहीं है कि एकदम अचानक से सारा वहां से सप्लाई रोक दे। और उसका कोई जगह भरने के लिए कोई दूसरा भारत जैसा मजबूत देश सामने आया नहीं है, तो अमेरिका ऐसी कोई रिस्क लेगा नहीं। तो चीन अभी दूर से देखा अमेरिका से रिश्ते खराब नहीं करेगा। रूस अपने ही हालातों में उलझा हुआ है। अगर ईरान की किसी भी तरह से मदद करता है, खुद सोल्जर्स तो वो खुद विदेशों से मंगा के वहां पे यूक्रेन की लड़ाई में लड़ रहा है, और ऐसे में वह ईरान की मदद करेगा तो असला वगैरह वो सब कुछ कम हो जाएगा। यहाँ तक कि ईरान थोड़े दिनों पहले तक रूस को ड्रोन देता आया है। तो ऐसी हालत में मुझे लगता नहीं है कि रूस इस किसी भी ये हालत में वह कूदेगा। बिल्कुल, अब आने वाला वक्त ही बताएगा अरविंद सर कि आने वाले समय में ये स्थिति कहाँ लेकर जाती है। लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें काफी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अभी तस्वीरें सामने आ रही, हमले की तस्वीर है, लेकिन अब आगे समझना होगा कि अमेरिका कूटनीति की तरफ से कोई रास्ता आने वाले समय में निकालता है या फिर नहीं। फिलहाल सर समय का अभाव है, आप दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप दोनों ने मुझे समय दिया है। माथुर सर, अरविंद सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।